फ्रेंड्स, अगर आपने इस बार डीएलएड में एडमिशन लिया है, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं, तो आज की ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षाओं के दृष्टिगत अपने चैनल पर जो फ्री क्लासेस की सीरीज शुरू हुई है, उसमें वर्तमान में हम लोग साइंस यानी विज्ञान विषय को कंप्लीट कर रहे हैं। 11 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम लोग 12 नंबर की क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं। ये क्लासेस एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर अपडेटेड कंटेंट के साथ थ्योरिकल और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप से जो हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और इनकी फ्री पीडीएफ भी हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से जो है वो मिलती है। तो वो कहाँ मिलेगी, आपको क्लास के बीच में ही पता चलेगा। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपका टाइम बिल्कुल भी जाया ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन पिछले वर्ष भी पेपर में पूछा गया था और उसके पिछले वर्ष भी पेपर में आया था, मतलब काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सवाल सीधे पेपर में आपसे पूछा जाता है, मरुस्थलीय पौधे की पत्तियों का कांटे के रूप में रूपांतरित होने का कारण क्या है। मतलब क्या कारण है कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जो हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो आप अच्छे से समझिएगा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में यहाँ पर मैंने आपको बताया है। पत्तियों की सतह से जो है वो पानी निरंतर वाष्प बनकर जो है उड़ता रहता है। मरुस्थलों में पानी की कमी के कारण वहाँ का वातावरण जो है वो शुष्क होता है। मरुस्थल रेगिस्तान जो आपके होते हैं, वहाँ का वातावरण शुष्क अर्थात गर्म रहता ही रहता है, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वहाँ पर पानी का काफ़ी ज़्यादा अभाव पाया जाता है। जल स्तर भी जो है वो काफी नीचे रहता है, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो नीचे से भी जल बहुत ही कम मात्रा में जो है वो सोख पाते हैं। अतः पत्तियों से पानी वाष्प बनकर उड़ ना जाए, इसके लिए पत्तियां कांटों के रूप में जो है वो बदल जाती हैं। कहने का मतलब ये कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई मान लीजिए शहर है। अब शहर में अगर ये पता है कि पानी केवल दिन में जैसे मान लीजिए 12 घंटे में 6 ही घंटे आएगा, तो 6 घंटे के लिए आपको पानी क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। और जहां पर पता है कि पानी 12 घंटे अवेलेबल है, वहां पर आप स्टोर करें या ना करें उसकी आवश्यकता नहीं है। तो यही वजह है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी की कमी होती है, तो जो पत्तियां हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, और जो जल होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अर्थात कहने का मतलब ये कि पानी को उसमें संग्रहित कर लेती हैं। इन पौधों के तने हरे एवं चपटे होते हैं और भोजन बनाने का कार्य करते हैं। अर्थात जो मरुस्थलीय आपके पौधे होते हैं तो उनके तने जो है वो आपको भोजन बनाने का कार्य करते हैं। तने का छोटा टुकड़ा तोड़कर देखा जाए तो यह अंदर से स्पंज जैसा जलयुक्त तथा लसदार होता है। लसदार का मतलब ये जैसे जो आपका मर्क्यूरी होता है, पारा होता है, तो इस तरह से चिपचिपा टाइप में होता है जब आप उसको तोड़ते हो। और स्पेशली आपने जरूर तोड़ के देखा होगा, और सबसे ज्यादा जो आप लोग यूज करते हो, जैसे आपने एलोवेरा, आप देखो एलोवेरा को जब आप तोड़ते हो तो क्या होता है, अंदर चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है। यह अपने अंदर अधिक पानी जो है वो संचित कर लेता है। जैसे एलोवेरा को लेकर के अगर आप कस के दबाओगे तो वो लसलसा जो होता है वो पानी के रूप में ही निकलता है। कांटे जैसी संरचनाएं जल की हानि को जो है वो कम करती हैं, क्योंकि जल कांटों में जो है वो संग्रहित हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कांटे रूपांतरित रूप किसका है, तो कांटे जो है ये रूपांतरित रूप है आपकी पत्तियों का, और चरने वाले जंतुओं से पौधे की रक्षा भी करती हैं। अगर पत्तियां होंगी तो पौधे क्या करेंगे, उसको चर जाएंगे। जब वो कांटे बन गई तो पौधे जो हैं वो इनको चरते भी नहीं है। अब आगे हम लोग देखेंगे, पौधों की भांति मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं के भी विशिष्ट गुण जो हैं वो होते हैं। अनेक प्रकार के सर्प, मकड़ियों, चूहों, कीट व छिपकली आदि मरुस्थलों में पत्थर के नीचे या छोटे छिद्रों और दरारों में रहते हैं। इन जंतुओं की अधिकांश त्वचा जो है वो मोटी होती है, जो शरीर से पानी के ह्रास को कम करती है। तो मरुस्थल में मुख्यतः आपके जो जंतु हैं वो कौन कौन से हैं, तो सर्प है, मकड़ी है, चूहे हैं और कीट पाए जाते हैं। रहते कहाँ, ये ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर इनको छांव मिलती रहे, और इनकी जो चमड़ी होती है वो काफी ज्यादा मोटी होती है, जिससे वो शरीर के अंदर से पानी के ह्रास को कम कर सके। जब चमड़ी जो है वो मोटी होगी तो जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी, अर्थात जो शुष्क मौसम होगा, गर्मी पड़ेगी, तो ऊपर से जो उनके शरीर के अंदर जहां पर पानी होगा वहां पर कम पहुंचेगी, और इससे पानी का ह्रास जो है वो कम होगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आ गया होगा। मैंने एक वीडियो भी बहुत जस्ट अभी
बनाई थी, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या टेलीग्राम पर मेरे मिल जाएगी, वहां पर आप देखोगे तो उसमें मैंने डेडिकेशन से बताया है कि शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको कितने वर्ड में जो है वो करने हैं। चलिए मैं अब आगे बात कर ही लूँ, उसके बाद मैं जो है अगले क्वेश्चन पर बढ़ूंगा। ये मेरा ऑफिशियल डीएलएड का टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें डीएलएड बीटीसी क्लासेज और एग्जाम के अपडेट के बारे में बताया जाता है। इसमें आपको क्लासेस की फ्री पीडीएफ भी मिल जाती है और सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको क्विजेस भी प्रोवाइड करा जा रही हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के मद्देनजर, और अन्य वीडियोज भी जो हैं वो मिलती रहती हैं। तो आप इस टेलीग्राम को भी जो है वो जरूर ज्वाइन कर लो। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महत्वपूर्ण सवाल है, पोषण के आधार पर पादप तथा जंतु में अंतर समझाइए। पोषण का मतलब होता है, अगर शुद्ध भाषा में बात करें तो भोजन। तो भोजन के आधार पर किस तरह पादप और जंतु जो हैं वो अलग होते हैं। तो आप देखोगे पेड़ पौधे जो हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात इन्हें स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं? वे पेड़ पौधे या जंतु जो भोजन का संग्रह या जो निर्माण या स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अर्थात इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी के नाम से जानते हैं। जीव जंतु भोजन हेतु पेड़ पौधे या अन्य जंतुओं पर जो है वो निर्भर रहते हैं। जो जंतु शाकाहारी होते हैं वो घास फूस वगैरह या अन्य चीजें फल फूल वगैरह खाते हैं, और जो आपके जीव मांसाहारी होते हैं तो वो जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जो जीव जंतु होते हैं तो वो भोजन का माध्यम किसको बनाते हैं? दूसरों को बनाते हैं, अर्थात परपोषी होते हैं। पौधों के हरे भाग विशेषकर पत्तियों में जो है वो पर्णहरिम पाया जाता है। ये सवाल सीधा सीधा आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पर्णहरित जो है या पर्णहरिम कहां पाया जाता है। ऑप्शन आएगा पौधों में, ऑप्शन दूसरा होगा जंतुओं में, तीसरा ऑप्शन होगा पौधे व जंतु दोनों में, और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना पर्णहरिम कहां पाया जाता है? ये पौधों में पाया जाता है। पौधों की पत्तियां क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जड़ द्वारा अवशोषित जल लेकर भोजन का निर्माण करती हैं। देखिए ये सीधी सीधी प्रक्रिया है, भोजन निर्माण की प्रक्रिया मैंने पहले ही आपको बताई है कि सूर्य के प्रकाश के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है ये मिलकर के आपका किसका निर्माण करते हैं? तो ये भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अतः इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ये अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं। ऐसे पौधों को मृतोपजीवी कहा जाता है, और इसका सीधा एग्जाम्पल आपका हो जाता है क्या? कुत्ता। तो ध्यान रखिएगा, जो पेड़ पौधे या जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्वपोषी के नाम से जानते हैं। वे जीव जंतु जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, चाहे वो जंतु हो या पेड़ पौधे, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग परपोषी के नाम से जानते हैं। और वो जीव जंतु जो मृतोपजीवी के रूप में कहलाते हैं, जो मरे हुए या सड़े गली चीजों पर जो है वो निर्भर रहते हैं, जैसे आपका हो गया कुकुरमुत्ता। और वे पौधे या जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधे एवं जंतुओं पर निर्भर रहते हैं उन्हें परजीवी कहा जाता है। तो परजीवी किसे कहा जाता है? जो अपने जीवन के लिए दूसरे ऐसे पौधे जो जीवित होते हैं उन पर निर्भर रहते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी मेहनत इन क्लासेज में नजर आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करो, और एक कमेंट यार जरूर छोड़ के जाया करो। आपका कमेंट पढ़ के जो है वो हमें प्रोत्साहन जो है वो मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी आप लोग जो है वो मत करिए। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे पेपर में आपसे पूछा जाता है कि प्रमुख प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? किन्हीं 5 प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन करें। या सीधा सीधा सवाल बनता है प्राकृतिक संसाधन किस तरह से मानव के हितकर हैं, या प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं इनके बारे में विस्तार से बताइए। तो आपको मैं जितने भी प्रमुख प्राकृतिक संसाधन हैं उनके बारे में एकदम आसान भाषा में बताने वाला हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं प्रमुख प्राकृतिक संसाधन जो है वो निम्न है। तो सबसे पहले आपकी आ जाती है कौन सी? एयर। आपको पता है ब्रह्मांड में वायु की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, और वायु जो है एक जीव जंतु को जो है वो जीवित रखने के लिए भी बहुत उपयोगी है। वायु अनेक गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो आप देख सकते हैं पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर ऑक्सीजन युक्त जो
है वो वायुमंडल है। अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन ना हो तो जीव जंतु जो हैं वो जीवित ही नहीं रह पाएंगे। यही कारण है कि यहाँ जीवन है, अर्थात मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी ऑक्सीजन की बहुतायत मात्रा की वजह से जो आपका ग्रह है पृथ्वी, इस पर जीवन जो है वो संभव है। विभिन्न गैसों की मात्रा निश्चित है। इन गैसों के प्रतिशत में परिवर्तन से जीवों हेतु आवश्यक परिस्थितियां जो हैं वो प्रभावित करती हैं। जैसे जो मनुष्य होते हैं तो वो आपकी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और छोड़ते किसे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। और कार्बन डाइऑक्साइड किसको कौन ग्रहण करता है? ये ग्रहण करते हैं पौधे, क्योंकि ये बनाते हैं भोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिस्पेक्ट में ये छोड़ते किसे हैं? ऑक्सीजन को। अर्थात मनुष्य को आवश्यकता है ऑक्सीजन की, वो मिल रही है पेड़ पौधे से, और जो आपके पेड़ पौधे हैं उनको आवश्यकता है कार्बन डाइऑक्साइड की, और वो किसके द्वारा मिल रही है? मनुष्य के द्वारा। तो ये सारी की सारी जो है वो आपकी एक साइकिल होती है। उम्मीद है आपको पहला पॉइंट बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। दूसरे नंबर पर आता है जल। जल मतलब हो गया आपका वाटर। आपको बहुत अच्छे से पता है पृथ्वी पर जल जो है वो अनेक माध्यमों से संचित है, जैसे समुद्र हुआ, नदियां हुई, महासागर हुआ, सागर हुआ, तालाब हुए, झीलें हुए, झरना हुए। तो अनेक माध्यमों से जल जो है वो हमें प्राप्त होता है। जल जो है वो प्रकृति की अमूल्य देन है, और चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे मनुष्य हो, सबके जीवन का आधार भी जल है। बिना जल की सहायता से जीवन की संकल्पना ही संभव नहीं थी, अर्थात सजीव वस्तुएं का कोई भी आधार जो है वो पृथ्वी पर संभव नहीं होता। पृथ्वी ग्रह का जीवनदायिनी विशेषताओं में पानी की उपस्थिति जो है वो महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर 75% जो है वो जल पाया जाता है। देखिए मैं आपको एडिशनल चीजें इसलिए बता रहा हूं, अगर आप लोग ईयरफोन लगा करके या बहुत अच्छे से मेरी बातों को सुन रहे हैं ना, तो आप पेपर में यूं क्वेश्चन पूरा करके आ जाएंगे। इतना ज्यादा कंटेंट दे रहा हूं। जैसे आपसे सवाल सीधा सीधा पूछ ले, जल की पृथ्वी पर आवश्यकता क्यों है, इसको विस्तार से समझाइए। तो जितना मैंने बताया है अगर इतना आप लिख दोगे ना, तो ये आपका मोर देन सफिशिएंट पेपर में रहने वाला है। अगला है आपका मिट्टी। मिट्टी का मतलब होता है सॉइल। सॉइल अर्थात आप इसको भूमि के भी जो है वो नाम से जानते हो, जिसे आप अर्थ कह देते हो, या आप इसको अन्य भी जो आपकी भूपर पलटी होती है इसके नाम से जानते हो। देखिए मिट्टी की आवश्यकता क्या है, तो जो पेड़ पौधे आपके होते हैं, तो पेड़ पौधे उगते कहाँ हैं? ये उगते हैं भूमि पर। भूमि में कहाँ? मिट्टी पर। तो मिट्टी के बिना अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो मनुष्य को पकाने के लिए, खाने के लिए चीजें ही नहीं मिलती। तो यहां पर मिट्टी भी प्रमुख प्राकृतिक संसाधन और प्रकृति की महत्वपूर्ण देन है। आप देख सकते हैं मिट्टी अर्थात भूमि भी एक महत्वपूर्ण जो है प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी द्वारा हमारे लिए खाद्यान्न, सब्जियां, लकड़ी, औषधियां की पूर्ति मिट्टी में उगने वाले पौधों के उत्पादन के माध्यम से होती हैं। कुछ प्रमुख चीजें जैसे आपका खाद्यान्न में गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का जो भी हुआ, सब्जियां जितनी भी हैं, आपकी लकड़ी और औषधियों की पूर्ति, ये सारी की सारी किसके माध्यम से होती है? मिट्टी के माध्यम से होती है। अगला आपका आ जाता है यहां पर लवण। ठीक है, तो लवण या खनिज, ठीक है, जिसको आप न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो कह देते हो, या अन्य इनके नाम भी होते हैं। तो लवण या खनिज ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो लवण है ये धीरे धीरे प्रकृति में जो है वो समाप्त की भी तरफ है। ये सभी स्थानों पर एक समान मात्रा में नहीं होते, और अगर लवण ना हो, जैसे छोटी छोटी सोडियम हुआ आपका, ठीक है, कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये जितने भी आपकी छोटी छोटी चीजें, स्पेशली जो आपका सोडियम होता है, आयोडीन होता है, या आपका गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ये सारे के सारे अगर प्रचुर मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में मनुष्य को नहीं मिलेंगे तो उनके जीवन की संकल्पना जो है संभव नहीं है, क्योंकि इससे रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगला महत्वपूर्ण संसाधन है ऊर्जा। कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जल शक्ति ऊर्जा के जो है वो प्रमुख स्रोत है, क्योंकि मनुष्य जो भोजन का निर्माण करता है तो उनका साधन क्या हो जाता है? ऊर्जा हो जाता है। जैसे मनुष्य ने सबसे पहले जो आग की खोज करी तो दो पत्थरों के टकराने से करी, लेकिन आग की खोज करी तो पत्थर भी किसकी देन? प्रकृति की देन। और उससे निकली क्या? आग। आग भी किसकी देन? प्रकृति की देन। तो ऊर्जा भी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आज के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। तो पहला काम आपको क्या करना है भाई? चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरा काम, वीडियो को लाइक करो। तीसरा, आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक बात मैं आपको और बता देता हूं आपके ही फायदे की, यहां पर आप देखोगे डीएलएड बीटीसी की ये कुल मिलाकर के 18 क्लासेज हैं, और उसमें भी आपको मैं बता दूं 12 क्लासेज आपकी डिस्क्रिप्टिव है, 6 ऑब्जेक्टिव है,
है। इतनी क्लास पढ़ के आप पेपर अच्छे से अपना कर लेंगे तो ये प्लेलिस्ट भी आप लोग जरूर देख लेना, आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगे। अगर क्लासेज अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर भी कर देना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से, तब तक के लिए बाय बाय।